हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत के बारे में। इतिहास से लेके अब तक की सारी जानकारी आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिस भी बच्चे का ग्राम सचिव का पेपर है उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत बहुत खास होने वाली है, क्योंकि ग्राम सचिव का पेपर है तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो अगर बनते हैं तो इतिहास से लेके अब तक की सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता था वैदिक काल में, क्या कहा जाता था मध्य काल में, क्या कहा गया था इसे कौटिल्य के द्वारा, क्या कहा गया था इसे हर्ष काल के दौरान, क्या कहा गया है इसे ब्रिटिश काल के दौरान, और क्या महत्व है इन समितियों का और क्या महत्व है हरियाणा के अंदर इस ग्राम पंचायत का। टोटल कितने गांव हैं, सरपंच को शपथ कौन दिलाता है, ये सारी बातें हम लोग आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन करना। यहां पे हर रोज के डेली करंट अफेयर्स का वीडियो भी आप लोगों को मिलेगा और के साथ में जो है वीडियो का लिंक तो मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरुआत करते हैं हम लोग। बेसिकली एक चार्ट है, इस चार्ट को मैं आपकी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस ग्राम सचिव इस पोस्ट के बारे में। देखिएगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसे कि हमारे हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला है, उनके नीचे है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे वर्तमान में हरियाणा में सुधीर जी है। फिर डायरेक्टर ऑफ पंचायत आते हैं, उसके नीचे डीडीपीओ डिपार्टमेंट है, उसके नीचे बीडीपीओ डिपार्टमेंट है, उसके नीचे एससीपीओ डिपार्टमेंट है और फिर फाइनली जो है यहाँ पे सबसे नीचे ग्राम सचिव की पोस्ट आती है जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिकली इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग जानेंगे वो तो बाद में, लेकिन पहले थोड़े इतिहास को खंगाल लेते हैं कि क्या है ये ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। अगर आपको मैं छोटे से शब्दों में कहूं या बहुत ही सिंपल से बात करना चाहें हम लोग कि ये ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती ही क्या है, ये छोटा सा ही सवाल हो तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आज की डेफिनेशन देना चाहूं मैं 2020 के अकॉर्डिंग, तो जिस भी क्षेत्र के अंदर कम से कम जो है 500 लोग रहते हों, ठीक है, या 500 वोट हों, उसे ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का दर्जा दिया जा सकता है। ये आज के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। इतिहास के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 500 से कम भी हो सकते थे। हालांकि स्थानीय स्वशासन कह सकते हो आप लोग, एक छोटा सा गांव कह सकते हो, छोटा सा कस्बा कह सकते हो, जहां पे कुछ कबीले में लोग रहते थे। जैसे पुराने जमाने में वैदिक काल के दौरान तो लोग कबीलाई जीवन जीते थे, घुमंतु प्रकार का उनका जीवन होता था, लेकिन कबीले का एक सरदार जरूर होता था। बिल्कुल कुछ ऐसे ही सही समझ लीजिएगा आप लोग कि इतिहास ने शुरुआत तो इस ग्राम पंचायत की ऐसे ही की थी, ग्राम की या कबीले की सरदारों से। फिर धीरे धीरे आज के समय इसका नाम सरपंच के रूप में आ ही गया। मतलब क्या है कि इसके सर्वोच्च जो अधिकारी हैं वो हमारे कौन होते हैं, सरपंच ही होते हैं। पहले हम लोग थोड़ा ये जिक्र कर लेते हैं कि पंचायती राज से संबंधित समितियां कौन सी है, फिर थोड़ा और अच्छे से हिस्ट्री को भी जानेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान रखना आप लोग। भारत में पंचायती राज जो है वो समितियां बेसिकली जो है 5 है, जिसमें से पहली है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि आपको पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लेनी है, 1956 में जो कि आई थी। दूसरी है अशोक मेहता समिति 1977 के दौरान। तीसरी है राव समिति 1985 की, ठीक है। चौथी है सिंघवी समिति और पांचवी है पी के थुंगन समिति 1988 के अंदर। अब पांचों याद करो तो खैर भली बात है ही, लेकिन पहली 2 याद करो, ये तो बहुत जरूरी बात होगी आपके लिए फिर, ठीक है। चलिए इनका थोड़ा सा विस्तार भी जान लेते हैं हम लोग। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में अगर बात करूं मैं तो देखो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण, अब देखो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है। देखिएगा हुआ क्या था कि जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे जो है कुछ छोटे छोटे समुदायों के लिए जो है डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए थे सरकार के द्वारा कि उनको जो है किसी भी तरीके से जो है डेवलप किया जा सके। सामुदायिक विकास का मतलब है एक पूरा समुदाय, पूरा एक कबीला, उनको डेवलप करने के लिए ये गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये चलाए गए थे छोटे छोटे प्रोजेक्ट। लेकिन अब आप समझ ही रहे होंगे कि केंद्र सरकार जो है इस पूरे के पूरे सेंटर को, या केंद्र सरकार जो है अकेला एक प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाने की कोशिश करे तो ये पॉसिबल नहीं होता है, टुकड़ों में तोड़ना ही पड़ता है। तो ही जाके अब आपको मैं सीधा कह दूं कि बेटा 50 किलो वजन जो है लेके जाए, तो सीधा 50 किलो वजन आपको बहुत दूरी तक आप नहीं ले जा पाएंगे। अब हो सकता है 10-10 किलो 5-5 किलो लेके जाएं, तो हो सकता है आप ज्यादा दूरी तक भी ले जाएं।
तो कुछ ऐसा ही हुआ था उस टाइम पे। और बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे ज्यादा जोर दिया था किसके ऊपर? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे, यानी कि डेमोक्रेटेड जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है, इस पे जोर दिया था। इसका मतलब है कि लोगों द्वारा चुना जाए, और एक गांव का विकेंद्रीकरण का मतलब यूं समझ लेना आप लोग कि पूरे भारत को जो है छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की जाए। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था मतलब पंचायती राज व्यवस्था लागू होए। हालांकि इसकी एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, 1956 के अंदर एक आपकी समिति बनी थी। 1957 में इसने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इस रिपोर्ट में बेसिकली यही था कि इस पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पे जो है बांटा जाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा यहाँ पे कि कौन से व्यक्ति थे या किस समिति के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय या 3 रूप में इसे काटने के लिए कहा गया था या सुझाव दिया गया था? तो आपका जवाब क्या रहेगा? आपका जवाब बलवंत राय मेहता समिति ही रहेगी। इसमें जो पहला लेवल था वो जिले स्तर पे था, जिला परिषद। दूसरा लेवल जो था वो पंचायत समिति का था, और तीसरा लेवल इसके अंदर दिया था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जो कि थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे इस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। वैसे आपको तीनों ही लेवल याद रखने हैं, और तीनों लेवल का सुझाव दिया है, ध्यान रखिएगा किसने दिया है? ये दिया है बलवंत राय मेहता समिति ने दिया है। अब हुआ क्या, 1958 के अंदर जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को मंजूरी भी मिल गई। तो एक इंपॉर्टेंट इसलिए भी बनता है ये वाली समिति का क्वेश्चन, क्योंकि इस समिति को जो है मंजूरी मिली थी। और 2 अक्टूबर 1959 को, पर्टिकुलर 2 अक्टूबर की तारीख भी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, और 2 अक्टूबर को जो है बेसिकली 2 अक्टूबर के दिन ही जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनका नाम आप जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की जो है शुरुआत कर दी गई। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भारत में सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था कहां से शुरू हुई है? तो आपका जवाब क्या रहेगा? सबसे पहले नागौर से शुरू हुई है। अच्छा, नागौर कहां पड़ता है? नागौर पड़ता है राजस्थान में पड़ता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और इसी साल जो है, इसी साल का मतलब है कि 1959 के अंदर ही जो है भारत का दूसरा जो राज्य है जिसके अंदर आपको याद रखना आंध्र प्रदेश, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में जो है 11 अक्टूबर को जो है ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन याद रखने की, भारत में सबसे पहले कहां हुई? तो आपका जवाब क्या रहेगा? आपका जवाब उस टाइम पे नागौर रहेगा। नंबर 2 पे आपसे पूछा जाए कहां हुई, तो नंबर 2 पे आपका जवाब क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश का जवाब रहना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे जाते हैं। तो इनकी त्रिस्तरीय ढांचा ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। हाँ, एक बात और कही थी कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, और इनके हर 5 साल के बाद में नियमित चुनाव भी होने चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि एक बार इनको नियुक्त कर दिया तो ये पूरी लाइफ के लिए नियुक्त हो गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर 5 साल के बाद में रिन्यू किया जाए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था ये, मतलब लोगों द्वारा चुना जाए इनका जो प्रतिनिधि हो, ठीक है। अब दूसरी समिति के बारे में बात करता हूं तो 1970 में आती है, जिसका नाम है अशोक मेहता समिति, ठीक है, 1977 में। अब यह समिति भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। 1977 में पंचायती राज कार्यक्रम की असफलता के कारण उसका अध्ययन किया गया। अब देखो, ऐसा नहीं कह सकता मैं कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो बहुत ही अच्छी चली होगी, उसको भी जो है असफलता का सामना करना पड़ा था। इस वजह से अशोक मेहता की समिति का गठन हुआ था। अब जाहिर सी बात है, जो पहले आई है समिति उसने कुछ काम ढंग का नहीं किया होगा, तभी तो दूसरे आदमी को सोचने पे मजबूर किया होगा। कोई चीज ठीक चल रही होगी, बराबर सुविधा देती है ये, तो हम लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं। अब इन्होंने क्या दिया, इन्होंने इस पंचायत राज व्यवस्था को जो है कहा कि 2 लेवल में डिवाइड की जाए। अब बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था? 3 लेवल में हो, लेकिन इन्होंने 2 लेवल का ही कहा। 2 कौन कौन से? एक तो जिले में जिला परिषद हो, और दूसरी है मंडल स्तर पे मंडल पंचायत हो। हाँ, वो बात अलग है कि इस सुझाव को भी लागू नहीं किया गया था, माना नहीं गया था अशोक मेहता समिति को। लेकिन आपको याद जरूर रखना है कि कितने लेवल की व्यवस्था बनाने का सुझाव था इनका। तो 2 लेवल की व्यवस्था थी, जिनमें जिले में जिला परिषद था, ठीक है, और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का इन्होंने जो है गठन करने की बात कही थी। अब तीसरे एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है राव स्मिथी, ठीक है, 1985 की बात आती है। इन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया था वो दिया था गांव के डेवलपमेंट पे, और गांव के अंदर से गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए जो है इन्होंने एक प्रशासनिक व्यवस्था की जो है कहा गया। और इन्होंने एक काम और भी किया था कि अनुसूचित जनजाति और महिला है, इनके लिए आरक्षण की भी सिफारिश की थी।
आज से पहले ऐसा नहीं था कि किसी ने स्पेशली जो है शेड्यूल कास्ट है या कोई शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जाति या जनजाति जो है, इनके लिए कोई बात की हो। अब जनरली जनजाति की बात करता हूं मैं, तो जनजातियां तो बहुत कम है, ठीक है, और वो तो अपने वैसे भी एक कबीले में रहती है, तो वो तो इन चक्रों में पढ़ ही नहीं रही है। लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने बहुत जोर दिया, और महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी जो है लोग उन्हें इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया करते थे। उस टाइम की बात करें हम लोग, तो महिलाओं को आरक्षण देने की भी सिफारिश की गई थी इसी समिति के द्वारा। इस समिति में जो है पंचायती राज व्यवस्था को 4 लेवल पे बांटने की बात कही थी। पहला था राज्य स्तर पे राज्य विकास परिषद हो, जिला स्तर पे जिला परिषद हो, मंडल स्तर पे मंडल पंचायत हो, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो। 4 लेवल में इन्होंने कहा कि पंचायत को जो है टुकड़े किए जा सकते हैं या बांटा जाए, ये सुझाव था। लेकिन बात ये थी कि इस समिति के सुझाव को भी लागू नहीं किया गया, माना नहीं गया था। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और चौथी समिति हमारी है सिंघवी समिति, जो कि 1987 के अंदर आती है, 1987 में डॉक्टर एमएल सिंघवी की अध्यक्षता में गठित हुई थी समिति। और इसमें क्या था, आर्थिक रूप से ग्राम पंचायतों को सबसे ज्यादा जो जोर दिया था यही था कि ग्राम पंचायत के जितने भी मेंबर है या वहां पे सरपंच है, पंच है, मेंबर है, इन सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी कि आर्थिक रूप से इनको किस तरीके से ऐसे मैनेज किया जाए जिसमें पंचायतों के पास में जो है थोड़ी सी आर्थिक राशि भी अच्छी हो सके। लेकिन वही बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और उसको भी इतना जो है तवज्जो नहीं मिला। 5वीं और लास्ट समिति आपकी आती है पीके थुंगन समिति 1988 की। 1988 में जो है गठित हुई थी पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की गई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक संवैधानिक दर्जा नहीं था, संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की गई थी पीके थुंगन समिति 1988 के दौरान। इस समिति के सुझाव पर 1989 के अंदर जो है संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं था, वरना तो ये विधेयक भी पारित हो जाता उस टाइम पे, लेकिन ये विधेयक जो है वो पारित नहीं हुआ था। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को समितियां तो समझ में आई, लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अव्यय क्या होता है। तो आपका जवाब क्या रहेगा, उसका प्रमुख अव्यय जो रहता है वो आपकी ग्राम पंचायत रहती है, ग्राम सभा भी आप कह सकते हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि लोकल एरिया के अंदर, अब हमारे गांव के अंदर मान लेते हैं तो प्रधानमंत्री आके जो है वो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे और भी बहुत काम है, उसे देशों के साथ में रिश्ते भी अच्छे रखने होते हैं, उन्हें बिजनेस पर्पज की तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें मेट्रो सिटी पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो गांव को जो है उसकी व्यवस्था चलाए जाए या उस पर डिसिप्लिन जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, तो उसके लिए जो है ग्राम सभा या यूं कहिएगा आप लोग ग्राम पंचायत का गठन होता है भारत के अंदर। ठीक है, और इसका सर्वोच्च प्रतिनिधि भी आप याद रख सकते हैं कौन होता है, सरपंच जो होता है वही इसका सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है, ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो हमारे इस पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात की जाए ना, तो इतिहास में वैदिक काल से ये व्यवस्था चली आ रही है, और वैदिक काल में जो है ना इसको लोग बेसिकली क्या है, पंच परमेश्वर के नाम से जानते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है 5 बुजुर्गों को नामित कर दिया जाता था, समझदार या यूं कहिएगा सम्मानित या यूं कहिएगा आध्यात्मिक व्यक्तियों को एक प्रतिनिधि के रूप में जो है नियुक्त कर देते थे। इन 5 को ही पंच परमेश्वर कहा जाता था, और बल्कि महात्मा गांधी ने इसे समझा था और इसे ग्राम स्वराज का नाम दिया था, इस पंच परमेश्वर को या यूं कहिएगा 5 सुझाए गए समझदार व्यक्तियों को ही। थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं, डिटेल से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे वैदिक युग की बात करता हूं। प्राचीन संस्कृत शास्त्र में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है। प्राचीन जो संस्कृत के शास्त्र है उनमें पंचायतन वर्ड का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह, अभी मैंने कहा ना ये पंच परमेश्वर, हाँ इसमें एक आध्यात्मिक व्यक्ति जरूर रहता था, और इन 5 के समूह को ही पंचायतन कहा जाता था। ये स्थानीय स्तर के होते थे, मतलब एक लोकल एरिया होता है वहीं का ही शासन देखा करते थे, और ये लोकतांत्रिक निकाय थे, मतलब इन्हें लोग ही चुना करते थे। उस टाइम पे भी अपनी मर्जी से नहीं बनते थे ये। अगर किसी राजा को निर्णय लेने में दिक्कत आती थी तो राजा क्या करता था, इन स्थानीय स्वशासन के अधिकारियों को बुलाया करता अपने दरबार में, और उनसे जो है कोई भी निर्णय वगैरह जो है लिया करता था, और उन निर्णय को मान भी लिया करता था वो। ऋग्वेद में जो है बात करता हूं तो स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विदब का उल्लेख मिलता है, ये बात भी आप याद कर सकते हैं।
अगर थोड़ा सा विस्तार से और देखें हम लोग तो सबसे पहले उस काल के अंदर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी, कुल या परिवार कह सकते हो। और कुल या परिवार का मुखिया कुलप या कुलपति कहलाता था। बहुत सारे परिवार मिलके जो है एक ग्राम बनाते थे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये तो आज भी बनाते हैं। और ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। ये इंपॉर्टेंट है, वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को सरपंच नहीं कहते थे, ग्रामीणी कहते थे। ऋग्वेद में ग्रामीणी शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो अगर आपसे पूछा जाए जवाब रहेगा 30 बार उल्लेख मिलता है। कई सारे गांव अब अगर मिलेंगे तो वो विस बनाएंगे, विस का मुखिया विस्पति होता है। और बहुत सारे अगर जो है आपके कबीले बन जाते हैं या विस मिल जाते हैं तो आपका फिर बच जाता है जन, या उसके बाद में बनता है आपका जनपद। और जनपद भारत में शुरुआत में कितने थे, आपके ये भी याद रख सकते हो आप लोग, 16 महाजनपदों में भारत बंटा हुआ था। जैसे मगध है, वज्जी था, उज्जैन था, अवंतिका था। आप लोगों ने हिस्ट्री में इन्हें पढ़ा ही होगा। तो वैदिक काल में आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल बन जाएगा कि वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को जैसे आज सरपंच कहते हैं तो उस टाइम उसे क्या कहते थे, ग्रामीणी के नाम से जानते थे। जिक्र अगर मैं बौद्ध धर्म के बारे में बात करता हूं, बौद्ध कालीन ग्राम परिषद की बात करता हूं, तो उस टाइम पे गांव का जो सबसे बूढ़ा आदमी होता था ना, उसे ही नियुक्त किया जाता था गांव का प्रमुख के रूप में कहिएगा, जो सारे फैसले वाद विवाद को सुलझाने का काम करता था। और प्रमुख को ग्राम भोजक कहा जाता था। मतलब अभी तक मैंने आपको पहले बताया, तो क्या बताया है यहाँ पे, क्या कि जो आपका वैदिक काल है यहाँ पे मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, ठीक है। बौद्ध काल की बात की है तो यहाँ पे जो है सबसे बूढ़ा आदमी को नियुक्त करते थे और ग्राम भोजक का उसका जो है वो नाम दिया करते थे ये। अब रामायण को अगर पढ़ा जाए तो प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया था उस टाइम पे भी, ठीक है। जैसे तो पुर और दूसरा भाग जो है जनपद, ठीक है। हालांकि जनपद ये वो वाला नहीं है, ये गांव के लेवल वाला जनपद है। इसका मतलब एक यूं कह लीजिएगा आप लोग नगर या ग्राम में विभाजित किया गया इसे, ठीक है। और राज्य में एक जाति पंचायत, कास्ट पंचायत भी होती थी। और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्री परिषद का भी सदस्य होता था। मतलब जैसे आज भी हमारे गांव के अंदर जो है कुछ घर लोहारों के मिल सकते हैं, कुछ घर कुम्हारों के मिल सकते हैं, कुछ ऐसे ही जो है कास्ट पंचायत होती थी उस टाइम पे भी। और वो कास्ट पंचायत जो है उसका जो निर्वाचित व्यक्ति होता था वो राजा के मंत्री परिषद का भी मेंबर होता था, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट बात करता हूं तो महाभारत के शांति पर्व, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में भी गांव के या गांव के बारे में जो है वो कुछ साक्ष्य मिले हैं या गांव के बारे में जिक्र किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महाभारत के किस पर्व के अंदर ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का जिक्र है, तो आपका जवाब रहेगा शांति पर्व के अंदर, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में भी इसका जिक्र है। आगे अगर जाते हैं हम लोग तो ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था तथा दशप जो है 10 गांव का प्रमुख होता था। अगर आपसे पूछा जाए भी एक गांव का मुख्य अधिकारी कौन था, तो आपका जवाब क्या रहेगा, ग्रामिक रहेगा। 10 गांव का प्रमुख कौन होता था, तो आपका जवाब क्या रहेगा, दशप रहेगा। विषय अधिपति सतग्राम अध्यक्ष होता था, ठीक है। विषय अधिपति सतग्राम अध्यक्ष, ठीक है। और सतग्रामपति जो है ये 20, 100 और आपके 1000 गांव के प्रमुख। ऐसे मैं बात करता हूं जो 20 होता था वो 20 गांव का होता था। सतग्राम की बात करते हो तो 100 गांव, और आपको सतग्रामपति की बात करते हैं, पति सबसे ऊपर है मान लेना, 1000 गांव के प्रमुख होते थे। तो आपसे सवाल ये पूछ सकते हैं कि 20 गांव के प्रमुख को क्या कहते थे, विश कहते थे। अच्छा, 100 गांव वालों को क्या कहते थे, सतग्राम अध्यक्ष कहते थे, ठीक है। और 1000 वालों को क्या कहते थे, सतग्रामपति के नाम से जाना करते थे। ये स्थानीय स्तर पर एकत्रित करते थे और गांव की रक्षा के लिए उत्तरदायी होते थे। मतलब जैसे पुराने जमानों में फिल्मों में देखा होगा तुमने, ठीक है, एक चबूतरे पे चौपाल पे इकट्ठे होते थे, सभी गांव वालों को इकट्ठा करते थे, संबोधित करते थे और नई योजनाओं के बारे में भी जिक्र किया करते थे। ये प्राचीन काल की बात करता हूं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। नगर को वहां पे पुर कहा गया है और इसका प्रमुख जो है वो नागरिक होता है, ठीक है। ये बात भी आप याद कर सकते हैं। साथ के साथ स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थे, ठीक है। मतलब कोई राजा का लेना देना नहीं था, बस जो वहां पे मुखिया होता था बस वही अपने तरीके से ही काम करता था। गांव का मुखिया वृद्धों में से एक परिषद होता था, मतलब ये भी बूढ़ा ही व्यक्ति होता था और ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता था, सलाह देने का काम किया करता था वो व्यक्ति।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गांव के प्रमुख को ग्रामिक कहा गया है, गुप्त काल में भी ग्रामिक कहा गया है, याद रखिएगा। और ग्राम की राजनीतिक इकाई जो है ये किसको बोला गया है, ये बोला है गया है ग्राम पंचायत को बोला गया है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि कौटिल्य ने ग्राम की राजनीतिक इकाई किसे कहा है, तो आपको जवाब क्या देना है, ग्राम की राजनीतिक इकाई जो है वो एक गांव को ही कहा गया है, ये भी बात आप याद रखना। स्मृति ग्रंथों की बात की जाए तो वहां पे भी पंचायतों का उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथों में पंचायतों का उल्लेख मिलता है, जवाब आपका क्या रहेगा, स्मृति ग्रंथों के अंदर भी उनमें उल्लेख मिलता है। बात करते हैं मौर्य या मौर्योत्तर काल की बात करते हैं तो वृद्धों की एक परिषद काउंसिल ऑफ एल्डर जो है उसकी सहायता से ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता था। और यह प्रणाली गुप्त काल में भी बनी रही थी बाद में। ठीक है, यद्यपि नामांकन में थोड़े परिवर्तन हुए थे, जैसे जिला अधिकारी को विषयपति और ग्राम अधिकारी को ग्रामपति के रूप में जाने लग गए थे, मतलब ये नाम बदले थे लेकिन काम अभी तक भी वही चले आ रहे थे, उनमें कोई जो है वो चेंज नहीं हुआ था। और पंचायत के प्रमुख के रूप में जो है सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी का संदर्भ प्राप्त नहीं होता था। ठीक है, रीति रिवाज तो ये बिल्कुल चले ही आ रहे थे उस जमाने के अंदर भी। राजा हर्ष की बात करता हूं तो मधुबन शिलालेख जो है उसके अंदर राजा हर्षवर्धन को जो है 3 भागों में बांटा गया। एक तो भुक्ति, ठीक है, जिसको प्रांत कहते हैं, दूसरा है विषय जिसको जिला कहते हैं, और तीसरा है ग्राम जिसको जो है ग्राम कह सकते हो या ग्राम सभा भी कह सकते हैं हम लोग। भुक्ति या प्रांत जो है इसके अंतर्गत आता था अही क्षेत्र, इसका एक एग्जाम्पल है। विषय या जिला जो है इसका एक एग्जाम्पल है कुंडधानी, और ग्राम का एग्जाम्पल है साम कुंड का। ये तीनों जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, भुक्ति, विषय और ग्राम के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, भुक्ति जो है एक पूरा आपका प्रांत हो सकता है, उसका छोटा सा पार्ट जिला है, उसका और भी छोटा पार्ट जो है वो ग्राम होगा। और अही क्षेत्र कहते थे भुक्ति प्रांत के अध्यक्ष को, विषय कहते थे कुंडधानी को, और ग्राम कहते थे साम कुंडका को। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इतनी बात तो आप लोगों को मैंने बता ही दी है। आगे बढ़ता हूं मैं और मध्य काल के अंदर ले चलता हूं आपको मैं। सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को और प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें विलायत कहा जाता था। उन्होंने बड़े बड़े राज्यों को, बड़े बड़े शहरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और उन छोटे छोटे टुकड़ों को विलायत कहा गया। जैसे आज हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं, उस टाइम पे इसे विलायत कहा गया था। और ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण जो है वो अधिकारी होते थे, जिसमें से प्रशासन के लिए जो है वो मुकद्दम, ठीक है, और राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, ठीक है, और पंचों की सहायता से वाद विवाद के जो काम है वो किए जाते थे, जिनमें चौधरी को जो है ये रिपोर्ट दी गई थी, या यूं कहिएगा चौधरी को सारा का सारा काम जो है सौंपा गया था। मध्यकाल की तो 9वीं और 10वीं शताब्दी के चोल व उत्तर मुल्लर, ठीक है, उसके दौरान अगर बात करते हैं तो वहां पे शिलालेख जो है वहां पे ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। मुख्य विशेषता की बात की जाए तो ग्राम जो है उनमें स्वशासन होता था। मतलब ग्राम में स्वशासन का मतलब क्या है कि गांव का अंदर जो है उनका खुद का ही शासन होता था, किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं था। और इन्हीं स्वशासन को जो है वो कुर्रुम कहा जाता था। तो ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। क्या बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मध्य काल के अंदर जो है गांव की इकाइयों को क्या कहा जाता था, कुर्रुम कहा जाता था, और ये ऑटोनोमस होती थी। कई ग्राम पंचायतें इकट्ठी होकर, मतलब यूं समझ लीजिएगा कि अभी तक जो है किसी का हस्तक्षेप नहीं था। जब आप ब्रिटिश काल पढ़ोगे तो देखोगे कि हस्तक्षेप मिलेगा आप लोगों को, लेकिन यहां पे किसी का भी हस्तक्षेप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ ये बात जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पे अभी तक जो है वो पुरुष ही ग्राम पंचायत को संभाल रहे हैं, ग्राम सभा को संभाल रहे हैं। स्त्रियों का कोई भी जो है यहाँ पे उल्लेख नहीं मिलता है स्त्रियों के बारे में। अब जिक्र आता है ब्रिटिश काल का। तो ब्रिटिश काल के दौरान जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की जो स्वायत्तता है, यानी कि जो उनकी सेल्फ डिपेंडेंट है, जो अपनी मर्जी के जो मालिक हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। ये एक बात जो है, एक नेगेटिव बात समझ लीजिएगा आप लोग, आ गई है। 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ, और यहां क्या हुआ, 1870 के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उन्हें विकास की गति दी थी। ब्रिटिश काल में तो एक देखिएगा इंपॉर्टेंट बात ये रही थी कि जैसे जैसे ब्रिटिश राज बढ़ता गया तो वो जितने भी उस टाइम के जितने भी आपके लोड थे वही चाहते थे कि हम ही स्वशासन करें, हम ही इन पे टैक्स लगाएं, सारा का सारा टैक्स जो है हम ही वसूल कर लें। लेकिन वहां 1870 में एक मेयो प्रस्ताव था, इसने थोड़ी कोशिश की थी ग्राम पंचायत का हल्का फुल्का जो है विकास करने के लिए।
और उसके बाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक टाइम आता है 1857 का, मतलब एक्चुअल में इससे पहले का टाइम है ये, 1870 से पहले। यहाँ पे क्या है कि 1857 की क्रांति आप लोग जानते हैं, 1857 की क्रांति काफी इंपॉर्टेंट थी, और क्रांति जब हुई थी तो बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था, और वो नुकसान इतना ज्यादा था कि उस घाटे को पूरा करना था। तो उस घाटे को पूरा करना था तो उसमें जो है सबसे योगदान कौन निभा सकता है? गांव ही, क्योंकि गांव के अंदर क्या रॉ मटेरियल, जैसे मान लेते हैं गेहूं होता है, चावल होता है, ये सारी चीजें होती है। तो इन चीजों को जो है एक व्यापार के रूप में यूज किया जा सके और फिर राजकोषीय घाटा जो है उसे पूरा किया जा सके। लेकिन वही बात है कि गांव के लोगों की तो ये मांग की थी कि हम लोग जो है हमारा ही शासन खुद ही चलाएंगे, हम पे ही डिपेंड रहेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन वही बात, ब्रिटिश काल में व्यवस्था सारी छिन्न भिन्न थी, स्वायत्त शासन की मांग बहुत बड़ी थी, केंद्रीयकरण शासन पर भार बहुत बड़ा था, और प्रारंभ में जिला बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड की स्थापना हुई थी। फिर अब बात करते हैं 1915 की, तो यहाँ पे बहुत कम गांव में लागू की गई थी और पूरी तरीके से सरकार द्वारा नियंत्रित थे। मतलब जितने भी गांव थे ना, वो टोटली डिपेंडेंट किस पे थे? वो टोटली डिपेंडेंट थे आपके सरकार पे ही। मतलब उनके अंदर कोई पंचायती राज व्यवस्था जैसा था कोई माहौल ही नहीं था। 1919 में प्रांतीय सरकारों को स्वशासन का अधिकार मिला। ठीक है, प्रांतीय सरकार मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक तो पूरे देश की सरकार, एक अब मैं मान लेता हूं कि किसी राज्य की सरकार है। अब राज्य की सरकार को जो है वो गांव को चलाने का अधिकार मिल गया। अब इससे फायदा क्या हुआ भाई? एक तो पूरे देश का एक ही प्रधानमंत्री वही चला रहा है, वही एक व्यक्ति चला रहा है, तो देखिएगा कंट्रोल कैसे करेगा? उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, इतना बिजी रहेगा वो। अब प्रांतीय छोटे छोटे क्षेत्र है उनको ध्यान दिया गया, तो ये बात ठीक भी रही। और 1920 की बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सभी प्रांतों में ग्राम पंचायत अधिनियम आया, और यूपी में 4700 ग्राम पंचायत जो है वो आती है यहाँ पे। और आय का मुख्य साधन जो है उस टाइम पे, आय का मुख्य साधन या तो जुर्माना होता था या फिर दान होता था। या तो वो किसी चीज पे जुर्माना लगा के अपनी आय कर लेते थे, या फिर दान के माध्यम से तो है ही है। पंच सरकार द्वारा मनोनीत, आर्थिक स्थिति कमजोर। ठीक है, पंच जो होता था सरकार द्वारा माननीय मनोनीत किया जाता था। ठीक है, और ये दूसरी बात ये है कि वो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती थी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अमीर होते थे, ऐसी तो कोई बात थी नहीं। यूपी के अंदर जो है बेटर लाइफ सोसाइटी, जीवन सुधार समितियों का जो है वो गठन किया गया, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो थी पंचों की वो बहुत ज्यादा कमजोर होती थी। सरकार क्या करते थे? सरकार एक पंच को जो है नियुक्त तो कर देती थी, लेकिन उनको कोई पैसा तो नहीं देती थी ना। तो पैसा नहीं देगी तो उनकी आर्थिक स्थिति तो अपने आप में क्या होगी? कमजोर ही होने वाली है। अब जिक्र आगे करते हैं इंपॉर्टेंट, तो स्वतंत्रता आती है 1947 में, और यहाँ यूपी में पंचायत राज अधिनियम 1947 में लागू होता है, और 24 अप्रैल 1993 में संवैधानिक दर्जा मिलता है। ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम लोग 24 अप्रैल को ना पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और 24 अप्रैल 2010 से लगे थे हम लोग, वैसे मैं आपको बीच में बता देता हूं ये बात, पंचायती राज दिवस मनाने लगे थे। 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, उसके बहुत सारे प्रावधान थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल से एक प्रावधान था SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपातों में सीटों का आरक्षण होना चाहिए। मतलब वरना तो देखिएगा जो अनुसूचित जनजाति है या गरीब लोग है वो तो बेचारे दब ही जाएंगे, उनकी तो कोई सुनेगा ही कौन अगर उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाए तो। महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, ये भी उस टाइम पे कहा गया। ठीक है, 1/3। हरियाणा में हालांकि इसे 50% कर दिया है वर्तमान में, लेकिन उस टाइम पे जो है ये बात कही गई 1/3 आरक्षण की। पंचायत की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुलझाने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। पंचायत की निधियों में, पंचायत की निधियां जो होती है, जितनी भी निधियां होती है उनमें सुधार के लिए भी मान लेते हैं कि पंचायत का एक नियम है, दूसरा नियम, तीसरा नियम, और जो जो विचार है उनके अंदर जो है सुधार अगर कुछ करना हो, कुछ चेंज अगर करना हो, तो उनके सुलझाने के लिए वित्त आयोग का गठन हुआ था। और राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। उसके अलावा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे पंचायत अपने अधिकार से, अपने मन से कोई काम करे, इसके लिए जो है उसको आवश्यक शक्तियां प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार दिया गया। राज्य सरकारों को कहा गया कि तुम भाई पंचायतों को अधिकार दो, जितना हो सकता है उतना। और 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार की गई। ठीक है, जिसमें जैसे टैक्स है, ड्यूटीज है, टोल है, शुल्क है, ये सारी बातों की बात की गई। ठीक है, ताकि जैसे क्या होता है कि इन सभी से पैसा इकट्ठा हो तो आर्थिक स्थिति भी जो है वो अच्छी हो सके।
और राज्यों द्वारा एकत्रित कर का पंचायतों को हस्तांतरण हो। भी जो भी राज्यों के द्वारा टैक्स होता है, इकट्ठा किया जाता है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो पंचायतों को भी दिया जाए, जिससे पंचायत जो है अपना गली का या जिस भी तरीके से जो है वो विकास कर सके। अब बात आती है थोड़ी इंपॉर्टेंट हमारे हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में क्या है बच्चा, आपका 21 अप्रैल 1994 को जो है इस पंचायती राज व्यवस्था को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली है और 22 अप्रैल अगले ही दिन 1994 को हरियाणा के अंदर पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू होती है। अनुच्छेद 40 जो है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कोई भी राज्य अगर पंचायती राज्य चाहता है तो वह लागू कर सकता है। यह बात कौन से आर्टिकल में की गई है, अनुच्छेद 40 में। और एक आर्टिकल है 243 और उसका पार्ट है के, उसमें हरियाणा पंचायती राज है। आप ये बात आप याद रखिएगा, हरियाणा पंचायती राज जो है वो आर्टिकल 243 के अंदर है। और वर्तमान की बात करता हूं तो हरियाणा के अंदर जो है रिसेंटली ही जो आपको पता है 5 नवंबर 2020 को जो है आपका जो मॉनसून सेशन था 2 दिन का, उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। बिहार भारत का वो राज्य जिसमें 100% आरक्षण है महिलाओं को, लेकिन आप बात कर सकते हैं हरियाणा की तो 50% आरक्षण है। 1973 अधिनियम में जो है यह बात कही गई कि कम से कम 500 वोट होंगे तो ही वो ग्राम पंचायत जो है बन सकती है। ये बात मैंने शुरू में ही कही थी, ठीक है, कम से कम कितने होनी चाहिए, 500 वोट होने चाहिए तो ही आपकी एक ग्राम पंचायत बनेगी वो। अच्छा, जो पंच है वो कितने हो सकते हैं, एक 6 से लेके मिनिमम 6 और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। 2011 के अनुसार हरियाणा में जो है 6841 गांव है और 6212 ग्राम पंचायतें हैं। और जो गांव का बेसिकली जो सरपंच आपका जो शपथ होता है, चेयरमैन जो या पार्षद जो होता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, उनको दिलाता है डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और सरपंच को शपथ कौन दिलाता है, बीडीपीओ, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, हरियाणा में रिसेंटली जो है राइट टू रिकॉल जो है, राइट टू रिकॉल का फंडा भी लागू कर दिया। यानी कि अगर कोई सरपंच जो है 1 साल के अंदर 1 साल तक मतलब ढंग का काम नहीं करता है तो उसको हटाया भी जा सकता है, लेकिन 1 साल तक नहीं हटाया जा सकता, यह भी बात आप याद रखिएगा। और दोबारा उस टाइम पे फिर इलेक्शन वगैरह होंगे या किस तरीके से जो है मेंबर्स वगैरह से बातचीत करके किस तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को चुना जाएगा, ये तो डिपेंड होगा उस ग्राम जो है वहां पे आपका जो स्थानीय पंच होते हैं उन्हीं के ऊपर ही। तो ये बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करता हूं एट प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में हरियाणा के अंदर कितने गांव हैं, तो देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आपको डिपेंड होना पड़ेगा ऑप्शन के ऊपर। जो हमारे हरियाणा गवर्नमेंट.in की वेबसाइट है उस पे तो दे रखे 7356 गांव, और जो हमारी पंचायती राज गवर्नमेंट.in की वेबसाइट है उस पे दे रखे हैं 7652 गांव। ठीक है, तो ये तो देखो दोनों जगह वेरिएशन लिख रखा है गवर्नमेंट की ही वेबसाइट पे, तो आप डिपेंड करता है आपका ऑप्शन क्या आएगा और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग जो है चलने वाले होंगे। यहाँ पे योग्यता, सरपंच और पंच की योग्यता लागू करने वाला हरियाणा भारत के अंदर दूसरा राज्य, ध्यान रखिएगा, पहला राजस्थान था। हरियाणा में योग्यता क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए 10वीं पास होना चाहिए, एससी कैटेगरी के लिए 8वीं पास होना चाहिए, और महिला के लिए जो है वो 8वीं जनरल कैटेगरी के लिए और एससी कैटेगरी के लिए 5वीं पास होनी चाहिए। एक बात बीच में बता देता हूं, हरियाणा में राजीव गांधी पंचायत विकास कार्यालय कहां पे है, ये नीलोखेड़ी के अंदर पड़ता है, करनाल के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसे राजीव गांधी सरकार के दौरान ही जो है शुरू में जो है किया गया था। मतलब क्या है कि इंदिरा गांधी सरकार, राजीव गांधी सरकार, ये गांधी परिवार, और इसे कांग्रेस काल के दौरान स्थापित किया गया, तो इसका नाम भी फिर क्या है, गांधी परिवार से ही जोड़ दिया गया। अगला एक इंपॉर्टेंट है कि 24 अगस्त 1994 जिसमें हरियाणा के अंदर पंचायती राज चुनाव नियम आता है। ठीक है, और 16 फरवरी 1995 में इसमें संशोधन हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप याद कर लीजिएगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ग्राम पंचायत जो है 2016 में 6197, सबसे ज्यादा 472 यमुनानगर में, 397 अंबाला में, 302 हिसार में, 203 गुरुग्राम में, सबसे कम फरीदाबाद में 116। ठीक है, और 160 जो है वो कहां पे है, चरखी दादरी के अंदर है। ग्राम सभा के काम क्या है सर, मतलब ये नियम क्या क्या है, तो देखो ग्राम सभा गांव के हित में योजना बनाती है और उन्हें लागू करती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत का बजट पारित कर जो है उन्हें इकट्ठा करके नियम बनाती है, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करती है, लाभार्थियों का चयन करती है, जन सुनवाई करती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको भी जवाबदेही ग्राम सभा की ही होती है। समाज के सभी वर्गों में मेलजोल व एकता बढ़ाने का काम करती है। प्रौढ़ शिक्षा, बूढ़ों की शिक्षा
की कार्यक्रम की व्यवस्था करती है। और जो भी मामले जो पहले से तय हो, जैसे परिवार कल्याण, पर्यावरण सुधार, टीकाकरण वगैरह जो है गांव में करना, ये सारे काम ग्राम सभा के ही होते हैं। और बात एक और है यहाँ पे कि हरियाणा में सर्वाधिक गांव किसमें है? यमुनानगर में है, 648 है। सबसे कम रोहतक में है, 148 है। ठीक है। हरियाणा का प्रधान सचिव कौन है? सुधीर राजपाल है। विशेष सचिव कौन है? ये इनका नाम है रमेश चंद्र विधान है। स्वच्छ हरियाणा और स्वच्छ भारत अभियान ये कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 2014 को हुआ था। ठीक है। और इसके दौरान जो है दिल्ली के अंदर जो है 24 अप्रैल 2015 को एक अवार्ड सेरेमनी रखी गई, जिसमें ग्राम पंचायत का जो है बेसिकली कुरुक्षेत्र को जिला परिषद का अवार्ड मिला था। गांव डाबोदा और ढोरका गुरुग्राम के अंदर है, इनको मिला अवार्ड। और दूसरा जो है करनाल का डाबरी गांव है, इसको भी अवार्ड मिला था। तो ये बात आप याद कर सकते हैं अवार्ड्स के बारे में। ये करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं मैंने कोशिश की, आप लोगों को ये कोशिश जो है वो समझ में भी आई होगी। फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।